बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ शाहिद अंजुम और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं एसए न्यूज़। आज हमने ऐसी शख्सियत से आपकी मुलाकात करानी है जिनकी जवानी जेल में गुजरी। जुर्म कोई नहीं था लेकिन रहे जेल में, और हम कभी उनसे मुलाकात का अगर कहते भी थे तो वो उसको मजाक में कहते थे या फिर उनकी मजबूरी थी कि मुझसे मिलना है तो जेल आना पड़ेगा। जेलों में क्या मुश्किलात हैं, क्या इस्लाहात जेलों में हो सकती है, जेलों में किस तरह के जुराइम पलते हैं, बात करेंगे साबका एसएसपी जेल खाना जात शाकिर साहब से। शाकिर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। शाह जी कैसे हैं आप? अल्लाह की करम नवाजी, बिल्कुल जैसे ही हैं पहले आपने जैसे देखा था। नहीं नहीं, मुझे भी वैसे लगा, मुझे बड़ा मज़ा आया आपको देख के और मुझे खुशी हुई। मेरा आपका ताल्लुक बहुत पुराना है, बहुत पुराना है। और अल्लाह पाक आपको ऐसी हंसता मुस्कुराता रखे। आमीन। क्या जेलों में, ये है ही जेल, लेकिन इस जेल में क्या जेल है? देखिए जी, जेल तो जेल है, और ख़ासकर आपके सिंध की या पाकिस्तान की जेलों में स्वाय इंटीरियर की थोड़ी जेलों को छोड़ के बाकी सारी ओवर क्राउडेड हैं। यानी देखें ना, सेंट्रल जेल में अभी 2400 की गुंजाइश है, 5,500-6 हज़ार बंदे हैं। डिस्ट्रिक्ट जेल मलीर में जो है वो 2000 की गुंजाइश है, 7000 से ज़्यादा बंदे हैं। कानून के मुताबिक हर डिस्ट्रिक्ट में एक जेल बननी चाहिए, लेकिन यहाँ टोटल जो है वो 2 जेलें हैं। तीसरी तो खैर बच्चों की जेल है, मलीर डिस्ट्रिक्ट की जेल है और ये जेल है। हर डिस्ट्रिक्ट में जब जेल बनेगी तो वो फिर इस तरीके से जो है तादाद कम होगी तो जराइम भी कम होंगे। जेलों में जराइम पलने के हवाले से जहाँ तक आपकी बात की है तो आपकी बात में बिल्कुल वज़न है। उसकी वजह भी यही है, ओवर क्राउडिंग। देखिए ना, कानून के मुताबिक हमने हैबिचुअल को क्रिमिनल के साथ नहीं रखना, क्रिमिनल को हैबिचुअल के साथ नहीं रखना, इनकी सेग्रीगेशन करनी है। लेकिन जगह तंग होने की वजह से वहाँ वो एक जो है बेचारा साइकिल चोर भी है, और वहाँ जो है वो एक बड़ा गैंगस्टर भी है, कातिल भी है। कातिल भी है, गैंगस्टर भी है। अब वो गरीब बंदा जो है छोटी सी उसमें आया है, ना उसके पास वकील करने की सकत है ना और कुछ है, वो पड़ा है। गैंगस्टर आता है क्योंकि वो अफोर्ड कर सकता है, तो वो अच्छे अच्छे बड़े बड़े वकील करके जो है वो कुछ दिनों के बाद निकल जाते हैं। तो फिर ज़ाहिर है इंसान की फितरत है कि यार मैं तो पूरी उम्र नहीं कर सकूँगा, मेरी उम्र जेल में गुजर जाएगी। वो फिर इनसे रब्ता करते हैं और वो आगे इनको अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करती हैं। यूँ जराइम बढ़ता चला जाता है। शाह साहब, आपने तकरीबन आपकी जवानी, ज़ाहिर है आपकी मुलाजमत थी, आपकी मजबूरी थी, किस तरह से आपने खैर हुकूमत से उस वक्त रब्ता भी किया होगा कि क्या जेलों में काम होना चाहिए, क्या कहते हैं आप, क्या होना चाहिए अब जेलों में, क्या सर, होना? जेलों में अगर आपके पास गुंजाइश हो ना, जगह हो, तो मैं आपको सिर्फ एक थोड़ी सी मिसाल देता हूँ कि एक कोर्स यहाँ होता है क्रिमनॉन के नाम से। वो कोर्स अमेरिका में भी होता है, अच्छा। यहाँ सेंट्रल जेल कराची में भी होता है। वो क्रिमनॉन ऐसा केस है कि वो बंदे को मेंटली तौर पे तैयार कर देते हैं कि वो दोबारा जराइम की तरफ राग़िब नहीं हो। और आपको सुन के ये हैरत होगी, बहुत कम लोगों को, यानी जब हम अमेरिका ट्रेनिंग पे गए थे वहाँ उनको हमने सारे डॉक्यूमेंट्स और ये दिए थे। अमेरिका में उसका रिजल्ट है 96%। अच्छा। यानी जिस बंदे ने वो कोर्स कर लिया वो दोबारा वो क्राइम नहीं करता, यानी 96% नहीं करते। लेकिन यहाँ जो कोर्स हो रहा है इसका रिजल्ट है 100% पाकिस्तान में। अच्छा। 100% जिस बंदे ने वो कोर्स कर लिया, सही नाम की एक तंजीम है वो कराती है, तो वो दोबारा उसने जो है क्राइम कमिट नहीं किया। लेकिन अब मसला फिर आता है ओवर क्राउडिंग का। यानी ये सेंट्रल जेल कराची में देखें ये कोर्स हो रहा है, लेकिन टोटल एक शिफ्ट में 30 से 40 लोगों को आप जो है वो मोटिवेट कर सकते हो। 30 से 40 लोग जब मोटिवेट होंगे, बाकी तो 6000 पढ़े हुए हैं, लेकिन जितनों ने वो कोर्स किए किसी एक ने भी क्राइम कमिट नहीं किया। अच्छा, ये कितने अरसे का कोर्स? ये तकरीबन इसमें 6 महीने का कोर्स है। अच्छा। फिर जब मैं यहाँ था तो फिर हमने अपने स्टाफ को भी कराया था। आप यकीन माने, सिपाही जो बिल्कुल उनकी, क्योंकि सिपाही तो ये है ना, इस ज़माने में ये होता था बाप दादा, दादे के बाद बाप, बाप के बाद बेटा, वो सारे इसी उस पे आ रहे थे। लेकिन जिन जिन ने वो कोर्स किया उनको सलीका आ गया बातचीत करने का, उनको इंसानियत से डील करना आ गया प्रिजनर्स को। अच्छा, बस इसको आप ये कह सकते हैं कि बहुत बड़ी इंसान में जो है वो एक तब्दीली। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा शाह साहब, एक चीज़ और बताएं, कराची में आपकी ज़्यादा पोस्टिंग रही, आप सिंध में दूसरे जगह पे सुपरडेंट रहे, क्या कौन कौन सी बड़ी शख्सियात हैं जिनसे आपका सामना रहा? ये सवाल जब लोग भी मुझसे पूछते हैं ना, तो पता नहीं मेरे नसीब में क्या लिखा हुआ था कि जितनी बड़ी शख्सियात हैं, मिसाल के तौर पे आसिफ जरदारी साहब को देख लें, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को देख लें, शहबाज शरीफ साहब को देख लें, गौस अली शाह साहब को देख लें, शाहिद खाकान अब्बासी साहब को देख लें, सईद मेहदी साहब को देख लें, अहमद सादिक साहब को देख लें, जो ब्यूरोक्रेसी में थे,
رانا مقبول صاحب को देख लें, अल्लाह उनको गरीब रहमत करे. तो तकरीबन ये सारे लोग जो है और MQM की पूरी क़यादत, ये सारे जहाँ जहाँ ये रहे, बल्कि इनकी जो इन्वेस्टिगेशन के लिए इनकी सब जेलें बनाते थे तो वहाँ का भी इंचार्ज मेरा. आप रहे? जी हाँ. अच्छा, तो क्या शाह साहब इन सब में किसने ज़्यादा आपके लिए मुश्किलात पैदा की? हमारे लिए तकरीबन किसी ने ऐसी मुश्किलात पैदा नहीं की, क्योंकि जहाँ तक आसिफ जरदारी साहब का ताल्लुक है तो ये कभी जेल के लोगों से कोई फरमाइश नहीं करता था. अच्छा, ये हर चीज़ अदालत से लेता था, अपनी हर फैसिलिटी जो भी ली अदालत से ली और सब्र से जेल जो है इन्होंने काटी. बाकी जहाँ तक मियाँ साहिबान का है तो वो बेचारे भोले वाले लोग. अच्छा. हाँ. मतलब कोई फरमाइश नहीं ज़्यादा थी? फरमाइश बहुत थी, हाँ. लेकिन ऐसी फरमाइश थी कि अब हम जहाँ बताएं तो लोग हंसेंगे उस पर. मतलब किस तरह की? मसला किस तरह की कि सानो अखबार दे छो. हाँ. तो मैंने उनको कहा जी देखें, बात ये है कि मेरे साथ वो रेंजर्स का कैप्टन अदील था, उस वक्त वो वहीं वो रहता था. तो मियाँ साहब को मैंने कहा जी हम आपको नहीं दे सकते अखबार. अच्छा. बोलता है यार आप इनसे क्यों डरते हो, आप इनसे मत डरो. हाँ. तो मैंने एक जवाब दिया, बाद में शहबाज साहब बहुत हंसा उस पर. मैंने कहा तुम नहीं डरे हो तो कितने पहुँच गए हो, तो सानो कितने पहुँचाओगे. दीदा दलेरी से, और जिसको कहते हैं कि जवान ना घबराए, ऐसा कौन सा कह दिया आपके साहब? नहीं, किस किस्म का, पॉलिटिकल या दूसरा? पॉलिटिकल, और दूसरा तो खैर बाद में हम बात करेंगे, पहले पॉलिटिकल बताएं कि कौन सा जो पॉलिटिकल कह दीजिए. ये सब तकरीबन मेरे पास रहे और मुख्तलिफ मौके पे मुख्तलिफ हुकूमतों से, साहिबान इक़्तिदार से, इनसे बातचीत करके जो आपको मजबूत लगा हो? मजबूत तर जो इसमें था वो महाजर कौमी मूवमेंट से उसका ताल्लुक़ है और उसका नाम है आफाक अहमद. अच्छा. सबसे मजबूत, सबसे दिलेरी और ज़बरदस्त किस्म की उसने हर तरह की उसने ऑफ़र ठुकराई और उसने जेल दुलारी से काटी. मुर्तज़ा भुट्टो का भी ऐसा रिकॉर्ड? मुर्तज़ा भुट्टो का भी ऐसे ही रिकॉर्ड था. मुर्तज़ा भुट्टो की तो एक बात बताऊं कि एक दफ़ा लाइट नहीं थी जेल पे, वो अपने सेल में था, तो उसको कहा हमारे सुपरडेंट ने कि भाई रूल के मुताबिक बी क्लास के कैदी को ऐसी सूरत में हम बाहर कॉरिडोर में, 4 दीवारी होती है उसमें सुला सकते हैं. तो उसने कहा देखें मैं आम कैदी नहीं हूँ कि आप मुझे यहाँ सुला दो. मैं तो बोला शाम में जो है पहाड़ के ऊपर हम सोते थे, सर के नीचे वो पत्थर का वो रखते थे, तो कोई बात नहीं आपकी नौकरी पे आ जाएगा, मुझे अंदर ही रखो. पसीने से भर गया लेकिन सोया वो उसी अंदर. अच्छा, कोई ज़रूरत नहीं उसने, कोई ख्वाहिश नहीं जाहिर की? कोई नहीं. खाने वाने में क्या? खाना उस ज़माने में तो खाना जी, मसला ये है कि जेल का खाना ठीक नहीं होता था, क्योंकि 36 रुपये पर डे पर प्रिजनर, सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना और रात का खाना. मुझे याद है मैंने एक इस पर रिपोर्ट छापी थी कि 2 बोटी गोश्त हफ्ते में. हफ्ते में 1 बोटी थी, 58 ग्राम की. अच्छा, अब एक हफ्ते में एक बार? अब उसको 2 कर लो या 4 कर लो, बोटी वो 58 ग्राम ही थी गोश्त. और हफ्ते में एक दिन. और वो भी अच्छा, दूसरी जो वजह है खाना मज़ेदार ना होने की या खाने के काबिल ना होने की जो वजह थी वो ये था कि रूल के अंदर आपके पास हल्दी है थोड़ी सी, थोड़ा सा प्याज है, थोड़ी सी लाल मिर्च है, इसके अलावा किसी किस्म के कोई स्पाइसेस नहीं थे. तो उससे आप क्या बनाओगे? वजह तो वो सब अंग्रेज़ों का बनाया हुआ कानून है, वही चल रहा था. अच्छा. उसमें जब हमारी पोस्टिंग हुई इस पे लाडी जेल पे, वहाँ जगह खाली थी, तो वहाँ फिर मैंने कोशिश करके वहाँ कैदियों को लगाया. वहाँ हमने खेती बाड़ी की. हाँ, मैंने देखी खेती बाड़ी करके फिर तमाम सब्जियाँ, जितनी सब्जियाँ होती थी वो हम उठा के उसमें डाल देते थे. तो वो खाना अच्छा बन जाता था. शाह साहब, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जरदारी साहब ने जब जेल काटी तो खाना मेन्यू जो था उन्होंने अच्छा किया था, क्या ये सच्चाई है? सही, जरदारी साहब ने जेल नहीं काटी. जब ये प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बने, इनका मेन्यू ऐसा है कि 2800 कैलोरीज एक कैदी को मिल रही है. आपके पाकिस्तान में भी जो है ना 1800 कैलोरीज से ऊपर नहीं है. अच्छा. उसमें जो है आपको चिकन मिल रहा है, बीफ मिल रहा है, मटन मिल रहा है, बिरयानी मिल रही है. सुबह नाश्ते में एक दिन अंडा छोले मिल रहे हैं, एक दफ़ा कोई आलू की भुजिया मिल रही है, एक दफ़ा कोई और चीज़ मिल रही है, एक दफ़ा सूजी का हलवा मिल रहा है. तो ये जरदारी साहब ने सारा उसको, यानी पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान की जितनी भी जेलें हैं उनमें सिंध की जेलों का जो है वो खाना अच्छा है, सबसे अच्छा. इस वजह से. अच्छा, आप तो बदीन में भी रहे. बदीन में एक बड़ी मशहूर जेल है, ओपन जेल जिसको कहा जाता है. जी हाँ. वो क्या, उसकी क्या हिस्ट्री है? ओपन जेल का भी मैं सुपरडेंट रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट जेल बदीन का भी. उसकी हिस्ट्री ये है कि ये 1962-63 में ये जेल बनाई गई इस कॉन्सेप्ट के साथ. उस वक्त 1 यूनिट था कि पूरे पाकिस्तान के अंदर जो कैदी हैं जिनको लंबी लंबी सज़ाएँ हैं, पूरे पाकिस्तान में? पूरे पाकिस्तान में. अच्छा. जिनको लंबी लंबी सज़ाएँ हैं, तो
उनको यहाँ ला के शिफ्ट किया जाए। यहाँ हट बने हुए थे, दीवारें इसकी कोई नहीं थी, अच्छा और वो अपनी फैमिली के साथ रह सकते थे, और वो खेती बाड़ी करते थे। तो उस ज़माने में जितना भी गुड़ बनता था वहाँ, चूँकि गन्ना काश्त करते थे, गंदम, पूरी सिंध की जेलों को वहाँ से सप्लाई होती थी। वहाँ जो जो खेती बाड़ी होती थी। जी हाँ, अच्छा 2022 एकड़ ज़मीन है वो, और उसके 5 तो उनकी उसकी जो है वो नहरें हैं। हाँ उसके साथ जो उन्होंने नहरें दी हुई हैं वो 5 हैं, जिससे उनको पानी वानी ये वो मिलता था। शायद किस किस्म के कैदी वहाँ रखे जाते थे? उसमें ज़्यादातर जो है वो थे उम्र कैद वाले। फिर क्या बना उसका? वो कहाँ, वो आजकल तो उसका कोई नामो निशान नामो निशान भी नहीं है। वो ये हुआ कि फिर उसके बाद जो है वो कुछ अलग कैदी शहर जाते थे, सामान खरीद के लाते थे, फिर आ जाते थे। वहाँ असल में ये हुआ, कोई हथकड़ी, कोई बेड़ी नहीं कुछ नहीं, कुछ नहीं। वहाँ ये हुआ कि एक प्रिजनर था, उसकी कहीं किसी और प्रिजनर से दुश्मनी थी। अच्छा वो जब दोनों आ गए तो चूँकि कुल्हाड़ी वगैरह होती थी इनके पास जंगल काटने को, इसको उसने कुल्हाड़ियों के बाहर करके उसको कैदी का मर्डर कर दिया। मर्डर करके उसकी लाश को नहर में फेंक दिया। नहर में फेंक। नहर में। अब 2022 एकड़ ज़मीन है, हट तो थोड़ी सी जगह पे थे, काफ़ी अरसे के बाद वो मिली, लाश मिली। सुब्रन साहब भी उसमें ज़ेर अताब आए। फिर उसमें से 2-2, 3-3 करके कैदी भागे, गए तो वापस नहीं आए, तो वो बंद कर दी गई। फिर इसके अंदर कुछ सारे ऐसी चीज़ें थी कि उस ज़मीन पे बहुत लोगों की नज़र है। मेरी जब 2005 में पहली पोस्टिंग हुई तो मुझे इसका चार्ज दिया गया। तो मैं जब वहाँ गया तो देखा तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि बहुत सारे लोग वहाँ कल्टीवेशन कर रहे हैं। नहरें उन्होंने डाइवर्ट करके अपनी तरफ लेके गए। अच्छा तो फिर अल्लाह के फजल से जो 522 एकड़ ज़मीन पे कब्ज़ा था, अल्लाह पाक ने मुझे हिम्मत दिया, तो मैंने वो कब्ज़ा उनसे छुड़वाया और उसको जेल के उसमें वो किया। उसके बाद वागुजार करा। जी हाँ, उसके बाद वहाँ कल्टीवेशन शुरू की। अब देखो ना, मैं जब जेल पे गया तो मैंने कहा यार दूसरा डॉक्टर कहाँ है? उन्होंने कहा कि जी उसकी पोस्टिंग है ओपन जेल पे, कैदी कोई नहीं है, डॉक्टर की पोस्टिंग है। अच्छा मैं ढूंढता इसके क्लिनिक पे गया, उसको मैंने कहा जी आप जेल पे आ जाओ। बोला मेरी तो ओपन जेल पे पोस्टिंग है। मैंने कहा ओपन जेल पे कितने कैदी आपने आज दिन तक देखे? यानी आपकी पोस्टिंग उस वक्त हुई है कि जब जेल थी ही नहीं, लैंड थी। तो बहरहाल फिर आईजी साहब हमारे, अल्लाह पाक उनको खुश रखे, ब्रिगेडियर एजाज मुगली थे, उनसे मैंने कहा, उन्होंने कहा भाई और कितने हैं? फिर मैंने उनको बताया कि 35 लोग और हैं। अच्छा हाँ, जो तनख्वाहें ले रहे वो थे। तनख्वाहें ले रहे हो। फिर सारे के सारे डिस्ट्रिक्ट जेल बदीन पे इनको लेके गए। फिर अयाज सोमरो साहब जब मिनिस्टर थे, अल्लाह पाक उनको गरीब की रहमत करे, तो उन्होंने कहा इस जेल को आबाद करना है। तो उन्होंने फिर क्या किया कि हैदराबाद से उम्र कैद के कैदी ट्रांसफ़र किए, जिनको कहा कि हम आपकी सज़ाएं रिमिट कराएंगे। तो वो डेली हम सुबह उनको ले जाते थे प्रिजन वैन में, ओपन बदीन वाली जेल से। बदीन वाली जेल से तकरीबन 40 किलोमीटर आगे है वो, रोजाना जाते थे? इंडिया के बॉर्डर पे। हाँ, हटवट भी उन्होंने खुद बनाए, और उसके बाद जो है वो कल्टीवेशन करते थे, ये करते थे। हम शाम में आको उनको बंद कर देते थे। 3-4 महीने जो काम करते थे, फिर उनकी सज़ाएं कम कर करके, लेकिन वो सिलसिला भी अब बंद हो गया उनके किरदार को देखते हुए। जी हाँ। अच्छा शाह साहब, एक चीज़ और मुझे बता दें कि कोई ऐसा क्रिमिनल बड़ा जिस पे सियासी असर और रसूख भी हो, सारा कुछ हो, जिसकी आपको कुछ बात याद हो या उसका कोई किरदार जेल के अंदर याद हो, कोई ऐसा वाकया? बहुत सारे ऐसे थे, कोई एक मशहूर क्योंकि बताएं। अब तो जेलें समझें ये कि किसी और किस्म की हो गई, लेकिन पहले ये था, खासकर इंटीरियर सिंध के लोग बहुत मजबूत होते थे। अच्छा अब आप ये देखें कि सबसे ज़्यादा मजबूत किरदार का ना सियासी था, ना वो क्रिमिनल था। हाई कोर्ट में अपनी ज़ाती दुश्मनी पे ये लवारी शरीफ की दरगाह के चक्कर में ये किसी को मारने आया, गोलियां लग गई वकील को। गोलियां जब वकील को लगी, वकील की डेथ हो गई। ये आ गया 2014 में जो है इसको डेथ सेंटेंस हो गई थी। किसको? बैराम चांडी। बैराम चांडी। आप यकीन माने कि जब हम उसको लेके जाने लगे ना हैंग करने के लिए, तो वो बिल्कुल हंसता हुआ गया। अच्छा, हम तकरीबन उसको कोई, ये कौन सी जगह फांसी हुई? सेंट्रल जेल कराची। सेंट्रल जेल कराची। तो वो घड़ी के उससे टाइम कोई फ़र्क हो गया, हम 5 मिनट उसको पहले ले आए। तो उसको कुर्सी दी, उस पर बिठाया, तो कहता है यार शाकिर साहब मुझे पानी पिला दें। तो सिपाही को मैंने कहा कि इसको पानी पिलाओ। उसने बोतल उसके मुँह से लगाई। अब ये उसको फांसी लगने वाली है। 10 से 12 मिनट में उसको फांसी लगने वाली है। तो वो पानी थोड़ा सा गिरा। हाँ। तो उसने बड़े ऐसे देखा, बोला यार तुझे क्या हो गया, फांसी मुझे लग रही है, हाथ तेरे कांप रहे हैं। आखिरी टाइम पे यानी उसकी ये देखे, तो मैंने कहा यार तुझे बेराम महसूस नहीं हो रहा? हाँ। उसने कहा साहब मैं खुदा की कसम दुनिया का खुशकिस्मत इंसान हूँ, इसलिए कि लोगों को कलमा नसीब भी नहीं होता मरते वक्त। मैं जब अंदर था, मेरी जिससे दुश्मनी थी, मुझे जो जो आता था पढ़ना, जो भी आयात याद थी नहीं थी, पढ़ी सीखी, पढ़ता रहा।
اور جہاں جہاں جس کا میں نے دل دکھایا تھا ایک ایک کو بلا کے اس سے میں نے معافی مانگی. اب آخری وقت بھی جو ہے وہ میں کلمہ پڑھوں گا اور اس کے بعد میں چلا جاؤں گا. تو ایسا خوش نصیب بولا کون ہوگا. یہ کتنا عرصہ سر جیل میں رہا وہ؟ یہ رہا تھا تقریباً کوئی 7 یا 8 سال رہا تھا یہ. اچھا. اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ بعد میں بڑے سیکٹیرین معاملات بھی ہوئے, سیاسی لوگ بھی آئے, جیلوں میں کس طرح کی سختیاں رہیں؟ سر جیلوں میں یہ تھا کہ ان کی تو سب کو ہم رکھتے تھے سیپریٹ. اچھا. سیکٹیرین تو بہت تھے, یعنی ایک جس وقت میں یہاں تھا تو 375 کے قریب تھے. جتنی بھی تنظیمیں ہیں, یہ تنظیمیں تھیں اس قسم بین جو ہوئی, بین ہوئی, سب کے سربراہ یہاں تھے. ہر تنظیم کا سربراہ یہاں تھا. تھریٹ آتی تھی؟ تھریٹ آتی تھی, ہمارے پاس رائٹنگ میں ہے. ہم پہ خود ایک دفعہ تو اللہ پاک نے مجھ پہ اتنا کرم کیا کہ میں جا رہا تھا جیل کی طرف, تو اسٹیڈیم کے پاس مجھے ایک کال آتی ہے, نو کالر آئی ڈی سے آتی ہے. تو بولا یار یہ گاڑی نمبر QK2877 آپ کے پاس ہے؟ میں نے کہا جی بالکل میرے پاس ہے. پرائیویٹ گاڑی تھی سرکاری؟ پرائیویٹ گاڑی. میں نے کہا میرے پاس ہے. اس نے کہا یار بات یہ ہے کہ ہم نے اسی نمبر کی ایک گاڑی پکڑی ہے. میں نے کہا یار میری تو یہ گاڑی لیزنگ پہ ہے, باقی آپ نے پکڑی ہے تو آپ. اس نے بتایا میں ACLC سے بول رہا ہوں. اچھا. تو پھر بولا آپ کون بول رہے ہو؟ میں نے جب نام بتایا تو ارے بولا آپ جیل والے ہو. بولا, میں نے کہا ہاں. بولا جی آپ یہیں سے آپ کو رائٹ جانا ہے, لیفٹ جانا ہے, جیسے بھی جانا ہے, ون وے پہ جانا ہے, آپ مڑ کے گھر چلے جاؤ. اور گاڑی آپ جو ہے وہ چھوڑ کے یہاں ایک شہباز پہ ایک سسٹم تھا, تو بولا آپ ادھر آ جاؤ. وہاں میں نے وہ گاڑی کھڑی کر کے جب وہاں گیا تو انہوں نے مجھے ریکارڈنگ سنائی کہ بیچ میں ایسا ہوا کہ جب یہ ریکارڈنگ ان کے پاس آتی تھی خالی گاڑی کا نمبر دیتے تھے. ایک جو ہے ملینیم مال کے پاس بتاتا تھا, دوسرا جو ہے وہ ٹیم ان کی کھڑی ہوتی تھی کوسر میڈیکو پہ, تیسری چونکہ اس وقت زمانے میں جیل کے اوپر سے فلائی اوور بن رہا تھا, تو وہاں گاڑی آپ کو روکنی پڑتی تھی. مین فائنل ہوتے تھے. ہاں, یہ وہاں مین فائنل کرنا تھا. تو بولا ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہی تھی چونکہ یہ گاڑی کا نمبر بتا رہے تھے. تو یہ بولا یہ ہے آپ. پھر اسی طریقے سے وہاں تو پھر آپ وہاں سے چینج ہوئے. آپ کو یہ بھی دلچسپ بات بتاؤں کہ اس کے بعد جو ہے مجھے جب یہ پتہ لگا, IG نے نکالا, CTD نے نکالا, یہ ساری چیزیں تھریڈ الرٹ نکالی, کور ہیڈ کوارٹر سے آیا, تو مجھے انہوں نے کہا کہ ایسا کرو تم سکھر چلے جاؤ. اچھا. ہاں, میں نے کہا یار سکھر تو میں اکیلا ہو جاؤں گا, سکھر جا کے کیا کرنا. ایک لیٹر آ جاتا تھا کہ بھائی آپ خیال رکھیں, فلاں رکھیں, فلاں رکھیں, فلاں رکھیں, یہ رکھیں. پر اللہ کی اتنی کرم نوازی تھی کبھی خوف ہی نہیں آیا. نہیں تو کون لوگ تھے کو پتہ چلا بات؟ وہ تقریباً سب کا پتہ لگ گیا. پتہ تو سب کا لگ گیا. اچھا جادیوں میں یہ بات تھی نہیں, کچھ سیاسی لوگ تھے یا یہ والے واقعے میں سیاسی لوگ تھے. کراچی کے کراچی MQM تھی تقریباً وہی تھی سمجھی. اچھا. ہاں, اور اس سے پہلے انٹیریئر سندھ کے لوگ تھے, وہ ان کا خط کسی نے پکڑا. میری بیٹھک ہوتی تھی حیدرآباد میں, شام پہ نکل کے چائے وائے پی چلے جاتے تھے. تو انہوں نے بتایا کہ بھائی یہ آج نہیں آیا, کل لازمی آئے گا. مجھے جب بتایا تو اس کے بعد اسپیشل برانچ سے بھی یہ آیا کہ بھائی یہ ایسی بات ہے. لیکن آپ دیکھیں نا, جس نے میرے لیے وہ کام کیا وہ بھی فارغ ہو گیا, ہینگ ہو گیا. یہ دوسرا جب قصہ آیا تو چودھری حمید صاحب ہوا کرتے تھے, چودھری حمید صاحب ATW کے. وہ مجھے کہتے ہیں یار تیرے پاس کوئی بندہ ہے جو ان 3 بندوں کی آ کے شناخت کر لے. کہتی ہوں 2 بندوں کی شناخت کی. اس نے بولا یہ بندے ہیں, اور وہی بندے جو ہے ہمیں وہ اس کے سندھ سے انٹیریئر خالی میرا کام اتارنے کے لیے آئے تھے. تیسرا ایک بندہ بچ گیا. تیسرا بندہ بچا تو یہ بھٹو صاحب کی جو ہے وہ برسی تھی, اس پہ وہاں گیا, وہاں فائرنگ ہوئی, اس میں وہ مارا گیا. تو مجھے چودھری حمید صاحب نے کہا کہ یار تو کون سا وظیفہ پڑھتا ہے, تیسرا واقعہ ہو گیا. بولا تو کھڑا ہے, یہ چلے گئے. میں نے کہا اللہ FIT کے زمانے کی بات ہے. ہاں, یہ FIT نہیں, ATW میں تھے. ATW. ہاں, یہ میں نے کہا میرے اللہ کا کرم ہے. دیکھیے اللہ نے مجھے زندہ رکھنا ہے, مرنا ہوگا تو بستر پہ بھی مر جائیں گے, گولی سے بھی مر جائیں گے. اچھا شاہ جی, آخری سوال. امان اللہ نیازی شہید ہوئے, آپ کی بڑی اچھی ان سے دوستی بھی تھی, کیا اس کیس میں کیا تھا, اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ صرف یہ تھی جی کہ وہ بھی کراچی کی لوکل پارٹی تھی, کیونکہ یہی بندہ جو ہمارے پیچھے پڑا تھا بعد میں ہینگ ہو گیا, اور مجھے اس کا نام لینے میں کوئی آر نہیں ہے, وہ تھا سہولت مرزا. اس کے لیے دباؤ یہ تھا کہ اس کو آپ ہاسپٹل بھیجو. اس نے سزائے موت کا قیدی ہے. برحال بار بار کر کے نیازی نے کہا میرا خیال ہے اس کے پاس موبائل ہے. اچھا. اپنی ٹیم کو بھیجا کہ جاؤ بھائی اس سے موبائل نکلوا. ان ظالموں نے یہ کیا جا کے کہ بولا یار ہم تو نہیں آ رہے تھے, ہمیں نیازی نے بھیجا ہے.
भाई तुम्हारी नौकरी है, तुम्हें जिसने भी भेजा है। हाँ बहरहाल मोबाइल उससे मिल गया। बेसिक इनकी ये दुश्मनी थी। साउथ अफ्रीका से वो टीम आई थी, अच्छा और वो दुलेरी का ये अंदाज देखें कि 14 अगस्त का प्रोग्राम हम सेंट्रल जेल से ख़त्म करके सुपरटेंडेंट के दफ्तर में आए। आईजी साहब थे हमारे, ब्रिगेडियर रियाज मोहनी, होम मिनिस्टर थे रऊफ सिद्दीकी, और मैं 3 हम ये चौथा न्याजी बैठा था। हाँ इसको उन दोनों ने कहा कि यार आपके लिए हालात बड़े ख़राब हैं, अब फौरी तौर पे यहाँ से निकल जाओ, अमेरिका चले जाओ, अमेरिका का आपके पास वीज़ा है, या लंदन चले जाओ। उसने कहा मैं नहीं जाऊँगा, कहीं भी नहीं जाऊँगा, नहीं गया। ये उसके साथ ये मामला। एक किस्सा और भी था, जब न्याजी साहब को एक बुजुर्ग ने कहा था कि मौत आपकी आंखों में आ चुकी है, अब कौन से बकरे और कौन सी कुर्बानियाँ, ये क्या था शाह जी? सही वो बुज़ुर्ग भी जेल में थे, बहुत सारे लोगों के बुज़ुर्ग थे वो। उन्होंने चौधरी असलम के लिए भी कहा था। एक दिन उन्होंने कहा, ये दुआ उनसे करवाता था जब अंदर था, तो एक दिन उन्होंने कहा कि यार मैं दुआ नहीं करूँगा, तो मुझे किसी ने, न्याजी साहब ने कहा? नहीं, असलम साहब ने? उस बुज़ुर्ग ने किसको कहा? मुझे कहा, आपको कहा? असलम के लिए मैं दुआ नहीं करूँगा। अच्छा। तो फिर असलम ने मुझे कहा यार पूछो तो सही। उसने कहा यार बस मैंने एक ही ऐसी चीज़ देख ली है कि मैं इधर से आ रहा हूँ, हाँ जेल के अंदर ही, आप सामने से आ रहे हो, आपका नीचे का धड़ नहीं है, बोला आपका सर जो है तैरता हुआ आ रहा है और खून ही खून है, तो बोला आपके नसीब में तो ये लिख दिया गया। शाह साहब जेल के बारे में बता रहे थे, एक बहुत दिलचस्प बात उन्होंने की कि बार बार मौत ने पीछा किया लेकिन ज़िंदगी ने उसको हार दी। जेलों में आज भी बहुत काम करने की ज़रूरत है, बहुत इस्लाह की ज़रूरत है। अगर हम कोशिश करें तो जेलों से लोग अच्छे इंसान बन के निकल सकते हैं। मिलते हैं मज़ीद भी लोग के साथ, देखते रहिए एसए न्यूज़। अल्लाह ने के बाद।